अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी इन वर्ल्ड। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। अब साइको एनालिसिस है क्या? एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, टेक्निक भी है, थेरापी भी है, मेथड भी है। और उनका फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। उनका मकसद क्या था? ट्रीट करना मेंटल डिसऑर्डर्स को। उन्होंने मेथड जो इस्तेमाल किया था वो फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मेथड इस्तेमाल किया था इन सब के लिए। और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, कि अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस का आपस में क्या इंट्रैक्शन है, अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में कैसे ला सकते हैं, और इन्हीं सब से वो बता सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास अ थेराप्यूटिक मेथड ओरिजिनेटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स by investigating the interaction of conscious and unconscious elements in the patient's mind and bringing repressed fears and conflicts into conscious mind using techniques such as ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। अब हम आगे देखते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड है क्या। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली फादर ऑफ साइको एनालिसिस हैं। न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो पैदा में थे ऑस्ट्रिया में। उनके फादर उनकी मदर से 20 ईयर्स बड़े थे। उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी, यंग भी थी। उनके फादर से जो थोड़ी सी हॉस्टिलिटी फील होती थी, लेकिन उनके मदर से काफ़ी ज़्यादा वो अटैच थे, काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते थे अपनी मदर को। उनके जो स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर थे उनसे कम से कम 25 to 26 ईयर्स बड़े थे। उनके स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर्स जो थे उनकी मदर की एज के इक्वल थे। काफ़ी ज़्यादा सिगमंड फ्रॉइड ब्रिलियंट चाइल्ड थे। जब वो 6 ईयर्स के थे उन्होंने 6 लैंग्वेजेस बोलना सीखी थी। उन्होंने कैथोटिक मेथड को स्टडी किया था जेन मार्टिन चार्कोट के साथ पेरिस में। और कैथोटिक मेथड क्या है? इसका मतलब है ये कि रिड्यूस करना हमारी फीलिंग्स को, कॉम्प्लेक्स स्टेट्स को, यानी कि अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को कॉन्शियस एलिमेंट्स की स्टेट पे लाना, ताकि हमारी पेन को कम कर सके। और उन्होंने स्टडी किया हिस्टीरिया जोसेफ ब्रियर के साथ। हिस्टीरिया है क्या? एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। स्टार्ट कैसे किया उन्होंने हिस्टीरिया की स्टडी को? एनआओ उनकी पेशेंट थी जोसेफ ब्रियर की। काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंग केस लगा सिगमंड फ्रॉइड को। फिर इसी केस को स्टडी करते करते उन्होंने साइको एनालिसिस की बेस रखी। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है सिगमंड फ्रॉइड के अलावा? कार्ल योंग है, एल्फ्रेड एडलर है, कैरन हॉर्नी है। इन्होंने अपनी अपनी न्यू टेक्निक्स और थेरापीज़ को साइको एनालिसिस में इंट्रोड्यूस करवाया, और इनको हम न्यू फेरियोडियंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं साइको एनालिसिस और सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी है क्या। सबसे पहले देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ड्राइविंग फोर्सेस का, कि ड्राइविंग फोर्सेस है क्या, किस चीज़ को हम अपने ड्राइविंग फोर्सेस कहते हैं। इंस्टिंक्ट्स को ही ड्राइविंग फोर्सेस कहते हैं। बेसिकली ये जो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फोर्सेस है जो स्टिमुलेट करती हैं हमारी मेंटल एक्टिविटी या एनर्जी को, वो हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। अब इंस्टिंक्ट्स क्या है? इंस्टिंक्ट्स का जो मकसद है रिड्यूस करना या रिमूव करना हमारी स्टिमुलेशन को थ्रू सम बिहेवियर, यानी कि जो हमें बायोलॉजिकल काजेस या फैक्टर से अराउजल मिल रहा है उसको हमने रिड्यूस करना है अपने किसी ना किसी बिहेवियर से। और वो बिहेवियर को क्या क्या हो सकता है? ईटिंग, ड्रिंकिंग या सेक्सुअल एक्टिविटी। हमें भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे, हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई करना इंस्टिंक्ट्स है हमारी। अब इंस्टिंक्ट्स 2 काइंड्स के, लाइफ इंस्टिंक्ट्स या डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स नाम से ही पता लग रहा है ये पॉजिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमारी प्रिजर्वेशन या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि हंगर, थर्स्ट। और डेथ इंस्टिंक्ट्स नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें मोटिवेट करी है सुसाइड की तरफ, हेटेड की तरफ, एग्रेशन की तरफ, नेगेटिव बिहेवियर को जो सेटिस्फाई करा रही हैं वो हमारे पास डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं। लेवल्स ऑफ माइंड कौन कौन से और कितने हैं? 3 लेवल्स ऑफ माइंड है हमारे, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऐसी विशेस, थॉट्स जो हमारी अवेयरनेस में है। सब कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ें जो हमारी अवेयरनेस में फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी अवेयरनेस में ला सकते हैं और अपनी ही मदद से ला सकते हैं। उसके लिए किसी की थेरापेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद कर सकते हैं। और अनकॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ें जो हमारी अवेयरनेस में बिल्कुल भी नहीं है और उसको हम खुद अपनी अवेयरनेस में ला भी नहीं सकते, हमें किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है इसके लिए। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा एड्रेस है, हम हर टाइम अपने एड्रेस को याद तो नहीं रखते। हमसे कोई सडनली पूछे आपका एड्रेस क्या है, उस टाइम हमें याद नहीं आ रहा, हम लोग थोड़ा सा माइंड पर जोर लगाएंगे, हमें एड्रेस याद आएगा, हम बताएंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है
सब कॉन्शियसनेस की। और कॉन्शियसनेस तो है ही वो चीज़ें जो हम लोगों को याद है, हर चीज़ हमारे प्रेजेंट मोमेंट जो भी हो रहा है वो हमारे पास कॉन्शियसनेस की एग्जांपल है। और अनकॉन्शियसनेस क्या है? अनकॉन्शियसनेस में हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास या ऐसे इंसिडेंट्स जिसको हम भूलना चाहते हैं वो हमारे पास अनकॉन्शियसनेस में आते हैं। फिर हम देखते हैं पर्पस ऑफ स्टडी क्या है साइको एनालिसिस का। इनका सेंटर ऑफ स्टडी या पर्पस ऑफ स्टडी ही अनकॉन्शियसनेस की स्टडी था कि अनकॉन्शियसनेस क्या है हमारे पास। अनएक्सेप्टेबल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फॉरबिडन और पनिश्ड विशेस है हमारे, ये सब जो है हमारी अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है। और ये जो अनकॉन्शियसनेस है ना, थ्रू आउट द लाइफ हमारी अफेक्ट करती है, हमें हर लिहाज से वो अफेक्ट करती है। हमें याद तो नहीं होती है लेकिन हमें वो अफेक्ट करती हैं, हमारे ड्रीम्स के ज़रिए से भी, स्लिप ऑफ टंग्स के ज़रिए से भी, और कुछ फिजिकल मैनरिज्म से भी। कहते हैं कि जो हमारे अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं ना, वो हमें ड्रीम्स में नज़र आती हैं, लेकिन वो एज इट इज़ नज़र नहीं आती हैं जैसे कि हमारी विशेज़ होंगी, वो अपना मीनिंग चेंज करके हमें शो होती हैं ड्रीम्स में। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं। 2 मेथड्स ऑफ स्टडी हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन। जैसे कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में पढ़ा था कि उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को यूज़ किया था और क्वेश्चनरीज को यूज़ किया था और भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे, लेकिन साइको एनालिसिस ने एक न्यू मेथड्स को यूज़ किया था, वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स हैं। अब ड्रीम इंटरप्रिटेशन या ड्रीम एनालिसिस है क्या? ये टेक्निक है और ऑब्वियसली यूज़ किसने किया? साइको एनालिसिस में यूज़ हुई है। इससे पहले ये कभी यूज़ नहीं हुई थी। ड्रीम्स को पहले कुछ समझते ही नहीं थे, मतलब एक बेकार सा कॉन्सेप्ट समझते, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनके अकॉर्डिंग जो ड्रीम है रॉयल रोड है हमारी अनकॉन्शियसनेस की तरफ, एंड डेवलप ड्रीम एनालिसिस और ड्रीम इंटरप्रिटेशन एज अ वे ऑफ टॉपिंग इनटू द अनकॉन्शियस मटेरियल। उनके अकॉर्डिंग ड्रीम्स हमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके जाती है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रीम इज कनेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कि हम अपनी विशेस को फुलफिल करते हैं अपने ड्रीम्स में। रियल लाइफ में तो हम जिन विशेस को पूरा नहीं कर सकते उन विशेस को हम लोग अपने ड्रीम्स में पूरा करते हैं। उनके अकॉर्डिंग इमेजेस एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ ड्रीम आर द अनकॉन्शियस विशेस ऑफ द पर्सन हु इज़ ड्रीमिंग। वही बात कि हमारी अनकॉन्शियस फीलिंग्स ही हमें अपने ड्रीम्स में नजर आती हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ड्रीम इज टू रिलीज द प्रेशर ऑफ द ड्रीमर्स रिप्रेस्ड फियर्स एंड डिजायर्स। Freud also specified that wish fulfillment dreams are not always positive and they could be the fulfillment of wish. The fulfilled fear a reflection merely the reproduction of a memory. मतलब हमारी विशेस जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में पूरी नहीं ना करते तो वो हम अपने ड्रीम्स में पूरी करते हैं। और लाजमी नहीं हमारी विशेस पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो विशेस है हमारी, लेकिन ये कि हम ड्रीम्स में पॉजिटिव विशेस भी पूरी करते हैं, नेगेटिव विशेस भी पूरी करते हैं जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। जैसे कि अगर हम लोग ड्रीम्स की बात करें, हम भाग रहे हैं किसी, कोई हमारे पीछे और हम भागी जा रहे हैं, तो वो ड्रीम से हम लोग अगर रियल लाइफ में या अनकॉन्शियस माइंड में देखें तो हम किसी चीज़ से या किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, वो हमारी ड्रीम इंटरप्रिटेशन की तरफ से हमें पता लगेगा, या हम ड्रीम का एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने ज़्यादा फोकस किया था सेक्सुअल एक्टिविटी पे, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रीम्स में ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ों को देखते हैं जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारी अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर उससे रिलेटेड होती है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या है? वो भी एक टेक्निक है जो यूज़ हुई है साइको एनालिसिस में। इस टेक्निक में बेसिकली एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड से हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, ओपन एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि कोई वर्ड है, अगर मैं आपको एक वर्ड दूँ मदर, हमारे माइंड में मदर से रिलेटेड इतना कुछ आएगा। तो सिंपल एग्जांपल दिए, इस तरह काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्ड्स दिए जाते हैं जिससे पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। और उन्होंने ये मेथड क्यों बनाया था? 3 बेसिकली इश्यूज हो जिनको कवर करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया था, ट्रांसफेरेंस, प्रोजेक्शन और रेजिस्टेंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फीलिंग्स वन हैज़ फॉर वन पर्सन टू अ डिफरेंट पर्सन। यानी कि ट्रांसफेरेंस का मतलब है इम्पोज करना अपनी फीलिंग्स किसी दूसरे के ऊपर। इसको अवॉइड करने के लिए फ्री एसोसिएशन का इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि फ्री एसोसिएशन में पर्सन ने अपनी ही फीलिंग्स को बताना है, किसी और ने उस पर्सन की फीलिंग को नहीं बताना। प्रोजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग वंस ऑन क्वालिटीज ऑन टू समवन एल्स। इस चीज़ को भी अवॉइड करना था कि जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं हम सोचे कि भाई जिसका हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसमें भी वही क्वालिटीज़ होंगी। रेजिस्टेंस, द प्रैक्टिस ऑफ ब्लॉकिंग आउट सर्टेन फीलिंग्स और मेमोरीज।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। 1923 में सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर बताया, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी में होता है इड, ईगो और सुपर ईगो। इनको डिटेल में पढ़ने के इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है। इड हमारे पास जो है हमारी साइकिक एनर्जी है। प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास इड है। इड ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि हम जब से पैदा हैं इड हमारे पास तब से है। कोई इसकी स्पेसिफिक एज नहीं है कि 4 साल की उम्र में ईड आई, 5 साल की उम्र से हमें ईड का कॉन्सेप्ट है। हमारे बचपन से ही ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, हमारी पैदाइश से ही ये कंपोनेंट हमारे अंदर प्रेजेंट है। द एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज एंटायरली अनकॉन्शियस एंड इंक्लूड इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव बिहेवियर। अनकॉन्शियसनेस लेवल पे ऑपरेट होता है ये, यानी कि रियलिटी कोई नहीं है, मोरालिटी कुछ भी नहीं है। हमारी एक जिद जिसको हम कह सकते हैं ना, वो हमारे पास इड है। इड जो है ड्राइव करती है प्लेयर प्रिंसिपल से, विच ट्राइज फॉर द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, वांट्स एंड नीड्स। यानी कि करना है तो बस ये काम करना है, कोई नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचना कि मॉरल है कि नहीं है। बस अगर कुछ करने के बारे में सोच लिया है तो करके रहना। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम किसी मीटिंग में बैठे, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम फटाफट वो मीटिंग छोड़ के जाएंगे, खाना खाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ना लोगों की केयर करेंगे कि मीटिंग से कितना नुकसान हो सकता है, बस अपनी ही विशेष को फुलफिल करना इड है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? मोरल, कंप्लीटली मोरल। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सुपर ईगो बिगन्स टू एमर्ज एट द एज ऑफ 5, और ये डेवलप्ड होती है 5 ईयर्स की एज में। ये हमारे पास बचपन से नहीं है, हमारी पैदाइश से हमारे साथ नहीं चली आ रही है, इसने डेवलप्ड होना है आहिस्ता आहिस्ता, लोगों से सीख के, अपने पेरेंट्स से सीख के, अपने इन्वायरमेंट से सीख के। सुपर ईगो होल्ड्स द इंटरनलाइज्ड मोरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज दैट वी एक्वायर फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी। आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हमें सिखाती है ना बच्चों को कि ये गलत है, आपने ये काम नहीं करना, ये सही है, आप ऐसे करो। और इससे हमारे मजहब का, रिलीजन का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इस चीज़ पे। द सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट्स। सुपर ईगो के भी 2 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस और इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर viewed as bad by parents and society. These behaviors are often forbidden and lead to bad consequences, punishments, or feelings of the guilt and remorse. कॉन्शियस क्या है? बेसिकली ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गिल्टी की तरफ लेकर जाती हैं। मैंने क्या, हमें सिखाया जाता है ना बचपन से, ये अच्छा है, ये आपने यही करना है, ये बुरा है, आपने ये नहीं करना। अगर हमसे गलती से कोई मिस्टेक कमिट हो जाए तो हम सोचेंगे, सुपर ईगो सोचेगा क्या तुमने ये गलती कर दी है, हम सोचते रहेंगे हमने गलती की है, गलती की, हम गिल्ट की तरफ जाएंगे, फिर हम खुद को पनिशमेंट देंगे। ये हमारा कॉन्शियस है। और ईगो आइडल ये है कि मतलब अगर हम अच्छा काम परफॉर्म करेंगे ना, हमें खुद पे प्राउड होगा, ये हमारा ईगो आइडल है। जैसे कि अगर हम लोग मार्क्स अच्छे लेंगे तो हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारी ईगो आइडल जो है वो सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर हम मार्क्स अच्छे नहीं लेंगे तो हम कॉन्शियस का शिकार हो जाएंगे, हम खुद को गिल्ट करेंगे कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, खुद को पनिश करेंगे हम। ये हमारे पास सुपर ईगो यहाँ पे एंड होता है। अब हम आगे देखते हैं ईगो क्या है। ईगो बैलेंस है, सुपर ईगो और इड का। ये कभी इड की सुनता है, कभी सुपर ईगो की सुनता है, कभी भी दोनों में बैलेंस रखता है। इन दोनों में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड एंड इंश्योर्स दैट द इम्पल्सेस ऑफ द इड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर एक्सेप्टेबल इन रियल वर्ल्ड। यानी कि इड को इसने सेटिस्फाई करना है, लेकिन इस वे में कि रियल वर्ल्ड जो है हम अपनी दुनिया में को भी मुंह दिखा सकें। कभी ये सुनता है इड की, कभी सुनता है सुपर ईगो की। ईगो फंक्शन इन द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि हर लेवल पे इसने एक्ट करना है। ये या तो अनकॉन्शियसनेस या सबकॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसने तीनों पे काम करना है। ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। इसने रियल लाइफ से डील करना है, रियलिटी पे एक्ट करना है, ना जरूरत से ज़्यादा मॉरल है ना प्लेयर प्रिंसिपल है, इसने डील करना है रियलिटी के साथ। ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल which strives to satisfy its desires in realistic and socially appropriate ways. बैलेंस है ये दोनों में। अब हम आगे देखते हैं कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है हमारे पास। डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना,
इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने के लिए कि समटाइम्स हम अपने ईगो को बैलेंस कर रहे हैं, समटाइम हम अपने सुपर ईगो को बैलेंस कर रहे हैं। उनके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेटजीज है दैट ईगो यूजेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एंग्जाइटी। These defense tools act as a safeguard to keep unpleasant or distressing aspects of the unconscious from entering our awareness. When something is experienced as overwhelming or even inappropriate, defense mechanism keep the information from entering our consciousness, which minimizes our distress. यानी कि अगर हम लोग अपने इड की बात सुनते हैं तो सुपर ईगो हर्ट होती है, तो ये रोकता है सुपर ईगो को हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल तक आने में। अगर हमने सुपर ईगो की बात ज़्यादा सुनेंगे तो इड हर्ट होगी। तो इनका बैलेंस करना जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इनको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम सिगमंड फ्रॉइड के पर्सनैलिटी टाइप को पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई मिस्टेक कमिट करते हैं, हम खुद को समझा देते हैं कि भाई सब कर रहे हैं, तो ये मेरे पास डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि हमें लाइफ तो गुजारनी है, हमें खुद को कुछ ना कुछ तो कहना होगा। तो ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। समटाइम्स हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म कि हम समटाइम्स इसकी पहचान यूज़ करते हैं, हम अपने एंगर को पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म, काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है साइको एनालिसिस की। इवन टू मोस्ट साइको डायनामिक थ्योरीज डिड नॉट रिलाई ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द मेथड्स एंड द थ्योरीज ऑफ साइको एनालिटिकल थिंकिंग कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इतना कोई खास एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे सिगमंड फ्रॉइड ने, ज़्यादातर उन्होंने अपनी ही लाइफ को स्टडी किया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट लाए हैं साइको एनालिसिस। Many of the theories of the personality developed by the psychodynamic thinkers such as Erikson theory of psychosexual stages, Freud psychosexual stages continue to influence the field today। मतलब psychosexual stages हमने आज के लेक्चर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम इनको आगे नेक्स्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे। उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस चीज़ पे। साइको एनालिसिस ओपन अप अ न्यू व्यू ऑन मेंटल इलनेस, पार्टिकुलरली दैट टॉकिंग थ्रू प्रॉब्लम्स विद अ psychoanalytical professional could help एलिवेट अ पर्सन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। मतलब इससे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ्री एसोसिएशन टेक्निक का यूज़ किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्रिटिसिज्म क्या है? फ्रॉइड्स थ्योरी ओवर एम्फसाइज द अनकॉन्शियस माइंड, सेक्स, एग्रेशन एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इनकी थ्योरीज ने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस किया था, लेकिन आगे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हर चीज़ अनकॉन्शियसनेस से हम डिफाइन नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस का भी उतना ही रोल है जितना अनकॉन्शियस का रोल है। मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स प्रपोज बाय साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट आर डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड क्वांटिफाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं था, इतनी रिसर्चेस नहीं की गई इस चीज़ पे, तो उसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल था। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स आइडियाज़ वर बेस्ड ऑन द केस स्टडीज एंड द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रेदर देन एम्पेरिकल साइंटिफिक रिसर्चेस। और ऑब्वियसली साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। क्विज सेशन में हमारे पास क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियसनेस विच ऑपरेट्स विद द प्लेयर प्रिंसिपल, द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस दैट ऑपरेट्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास सबकॉन्शियस का, आपने बताना है। साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप साइकोडायनामिक थ्योरी, व्हाट वी आर अवेयर ऑफ, हम कौन से लेवल ऑफ माइंड से अवेयर होते हैं। Memories that are not in awareness but you can bring it into awareness. What is the structure of personality? अब personality का structure क्या है? Major criticism psychoanalysis पे क्या है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।